Hi everyone. Today we are going to study organophosphorus poisoning that is asked in examinations under 5 mark question. तो organophosphorus poisoning का मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे how to manage a person with consuming organophosphorus poisoning. Okay? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट organophosphorus poisoning मिलता कहाँ पे है वेयर वी विल गेट इट. तो ये हमें इंसेक्टिसाइड्स में मिलता है. ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो होता है वो हमें इंसेक्टिसाइड्स में मिलता है. काफ़ी सारे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उन सब में. तो मोस्टली है ना ये घर में अवेलेबल हो सकता है. इसकी पॉइजनिंग के चांसेस बहुत कॉमन केसेस हमें मिल जाएंगे इसके. ठीक है. तो कई बार तो ये भी हो जाता है कि किसान जो होते हैं फार्मर्स है ना अपने इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे कर रहे हैं खेत में तो अनवांटेडली बिना चाहते हुए भी उनको उसके मतलब कांटेक्ट में आना पड़ता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस के. तो कई बार उसकी वजह से भी पॉइजनिंग हो जाती है. ठीक है. तो उस केस में हम कैसे मैनेज करेंगे उस पूरी सिचुएशन को, पेशेंट का लाइफ कैसे बचाएंगे हम, तो उसे कैसे करना है तो उसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ेंगे. ओके. तो फर्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट. तो इसकी स्टेप्स हैं. तो पहला क्या है, इफ पॉइजनिंग इज थ्रू स्किन, तो जैसे मैंने बताया कोई स्प्रे कर रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, स्किन के थ्रू अंदर जाने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के. ठीक है. ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कंपाउंड है उसका स्किन के थ्रू अंदर जाने का जो चांसेस है वो ज़्यादा होगा व्हेन जब स्प्रेइंग वगैरह हो रहा है, फार्मर स्प्रे कर रहा है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को. ठीक है. तो अगर स्किन के थ्रू जाती है तो सबसे पहले ये सबको पता होना चाहिए, फार्मर्स है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. कई बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि है ना वहाँ पर अकेला है कोई फार्मर और वो स्प्रे कर रहा है तो उसको ऐसा अचानक से होने लग जाए. तो क्या करना चाहिए उस केस में, तो सबसे पहले हमें रिमूव क्लोथ्स, उसके बाद वॉश द स्किन विद सोप एंड वाटर. पानी तो होगा खेत के अंदर तो उससे वॉश करो, या कहीं भी अगर हमें ऐसा कोई सिचुएशन मिल रहा है तो पानी होगा वहाँ, सोप भी नहीं है तो भी वाटर से तो वॉश करो ही करो. बट अगर सोप है तो सोप एंड वाटर दोनों से वॉश करो. सबसे पहले हम रिमूव करेंगे क्लोथ्स को. आफ्टर द वॉश द स्किन विद सोप एंड वाटर इफ कंज्यूम्ड बाय ओरल रूट गैस्ट्रिक लवास इज गिवन. ठीक है. तो गैस्ट्रिक लवास तो हम मतलब दे नहीं सकते, ये तो हॉस्पिटल में ही दिया जाएगा. ठीक है. तो पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा. सेकेंड स्टेप है पेशेंट शुड बी पुट इन प्रोन पोजिशन. वाई इन प्रोन पोजिशन? टू अवॉइड एस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशन. अब है ना क्या होता है ना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जब कोई मतलब ये कंपाउंड कोई कंज्यूम करता है तो उसकी सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है. मैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स कि इसे खाने के बाद, इसे कंज्यूम करने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी, तब आपको पता चलेगा. इसीलिए पेशेंट को प्रोन पोजीशन में बिठाया जाता है. ठीक है. थर्ड है मेंटेन बीपी एंड पेशेंट एयरवे. एयरवे को देखते रहना है, पेशेंट को सांस आ रहा है नहीं आ रहा है. अब नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें ट्रैक्यूस मतलब काफ़ी सारा कुछ करना पड़ सकता है, तो वो केस अलग है हम. ठीक है. तो सबसे पहले मेंटेन बीपी और पेशेंट का एयरवे देखना है हमें. उसके बाद फोर्थ हमारा है ड्रग ऑफ चॉइस इज एट्रोपिन IV 2 mg. अब ड्रग ऑफ चॉइस बहुत MCQ आता है, इससे बहुत ज़्यादा आता है. ठीक है. एक तो इसका आता है, दूसरा आता है अगर किसी ने अल्कोहल पॉइजनिंग वगैरह जो केस होता है ना, तो उस केस में क्या लिया जाना चाहिए, मिथेनॉल पॉइजनिंग बोलते हैं उसको. तो उस केस में क्या लेते हैं वो उसका पूछा जाता है, एंटीडोट्स वगैरह पूछे जाते हैं. तो जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस में एट्रोपिन होता है, तो एट्रोपिन कितना देना है, 2 mg एवरी 10 मिनट्स अंटिल प्यूपिल डायलेट्स. प्यूपिल का साइज चेक करते रहना है हमें, प्यूपिल डायलेट किया है या नहीं किया है. ठीक है. मैक्सिमम डोज कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 50 to 100 mg. ध्यान दीजिए ये mg है, ग्राम नहीं है. 2 mg. अब मैक्सिमम डोज इसकी जा सकती है 500 to 100 mg और मोर डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द पॉइजनिंग. पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसने कितना कंपाउंड कंज्यूम किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो अब मान लीजिए ये जो हमारा है एट्रोपिन, ये क्या करता है, कोलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर. फर्स्ट यू विल आस्क व्हाट इज द वर्क ऑफ कोलिन एस्ट्रेज. कोलिन एस्ट्रेज इज द एंजाइम. ओके. तो ये क्या होता है ना, एसिटाइल कोलिन जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है कोलिन प्लस एसीटेट में. तो ये क्या करता है कोलिन एस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन को कोलिन और एसीटेट में ब्रेक डाउन करता है जिससे इसका एक्शन जो है वो खत्म हो जाए. ठीक है. तो प्रेलिडोक्सिम इज ऑक्सिम, ये एक ऑक्सिम है. ऑक्सिम का एग्जाम्पल है प्रेलिडोक्सिम.
विच कंबाइन विद कोलिनेस्टरेज, जो कंबाइन करता है कोलिनेस्टरेज के लिए, कोलिनेस्टरेज से, ठीक है, टू फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स रिलीज द बाइंडिंग एंड सेट फ्री ACHE एंजाइम। तो इसका मतलब क्या है ना, जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बना है उसके साथ ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है वो बाइंड कर जाता है। तो अगर हम प्रेलिडोक्सिम अगर दे देते हैं पेशेंट को, बहुत जल्दी देना पड़ता है ये, वरना मैं बताती हूँ जल्दी भी क्यों देना पड़ता है ये, ठीक है, आगे बताऊंगी। तो ये जल्दी देना पड़ता है जिससे कि जो ये फ्री हो जाए, हमारा जो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कोलिनेस्टरेज का जो कॉम्प्लेक्स बना है उधर से कोलिनेस्टरेज हमारा फ्री हो जाए, जिससे ये एसिटाइल कोलिन को कोलिन प्लस एसीटेट में तोड़ सके और इससे एक्शन को रिवर्स कर सके, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, दोबारा बताऊंगी। अब ये हमें बहुत जल्दी देना पड़ता है। अगर पेशेंट ने कंज्यूम किया है तो विद इन 6 आवर्स हमको प्रेलिडोक्सिम पेशेंट को देना पड़ता है। तो बट ऐसा रियलिस्टिक सिचुएशन में नहीं होता है ज़्यादातर कि पेशेंट को इतने जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए विद इन 6 आवर्स, विद इन 2 आवर्स। तो मोस्टली इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो एक एजिंग प्रोसेस होता है, अगर ये इमीडिएटली नहीं दिया गया तो इसका कोई असर नहीं होगा, आफ्टर 6 आवर्स तो बिल्कुल भी असर नहीं होता है इसका। तो जितना जल्दी हो सके प्रेलिडोक्सिम देना होता है हमें पेशेंट को, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बामेट कंपाउंड्स, नॉट यूजफुल। अब कोई कार्बामेट पॉइजनिंग हो जाती है किसी पेशेंट को, कार्बामेट कंपाउंड्स को कंज्यूम कर लेता है, तो क्या होता है ना, ये जो है नॉट यूजफुल बिकॉज दीज कंपाउंड डू नॉट हैव ए प्री साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सिम्स। तो ऑक्सिम्स इसमें यूजफुल नहीं है। कार्बामेट कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में ऑक्सिम्स यूजफुल नहीं है। तो ऑक्सिम्स नहीं दिया जाता है इस कंडीशन में। क्यों नहीं दिया जाता है? बिकॉज दीज कंपाउंड डू नॉट हैव ए फ्री साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सिम्स। अब हमारा ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो था उधर फ्री साइट होती है कि ऑक्सिम बाइंड कर सकता है ऑर्गेनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, बट कार्बामेट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। तो अब प्रेलिडोक्सिम कितना देना है, कैसे देना है? ये IV देना होता है 1 to 2 ग्राम। अब मैंने आपको आगे ऊपर मैंने बताया था कि वहां पर mg लिखा था, एट्रोपिन जो लिखा था वो mg लिखा था और प्रेलिडोक्सिम जो लिखा है ग्राम लिखा है। तो ये बात याद रखनी है, एग्जाम में है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज कि mg लिखना है या ग्राम। अच्छे से देखिए, एट्रोपिन में mg लिखा हुआ है, प्रेलिडोक्सिम में ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। गिवन विद इन 5 मिनट्स ऑफ पॉइजनिंग, तुरंत देना है। मैंने बताया था ना, आप जितना जल्दी हो सके, बट रियलिस्टिक सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसका यूज़ होता नहीं है वैसे। तो ये समझ में आया होगा। अब ये एक फ्लो चार्ट बना रखा है मैंने, देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। अब ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या आता है, हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ OP पॉइजनिंग में एक तो एट्रोपिन आता है, एक प्रेलिडोक्सिम आता है। एट्रोपिन क्या करता है, ब्लॉक्स मस्कैरेनिक रिसेप्टर। 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, मस्कैरेनिक और निकोटेनिक रिसेप्टर, दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एट्रोपिन मस्कैरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और रिवर्स मस्कैरेनिक सिम्टम्स, जो सिम्टम्स आएंगे कंज्यूमिंग ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की वजह से, उन सिम्टम्स को ये रिवर्स कर देता है, क्योंकि मस्कैरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो जो ACH वगैरह है वो वहां पर जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि सिम्टम्स रिवर्स हो जाते हैं, मस्कैरेनिक सिम्टम। दूसरा हम बात करें प्रेलिडोक्सिम की, तो बाइंड टू कोलिनेस्टरेज ऑर्गेनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स, रिलीज कोलिनेस्टरेज डिग्रेड ACH को तोड़ देता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, और रिवर्स ऑल सिम्टम्स, ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है इन OP पॉइजनिंग, एट्रोपिन, ओके। निकोटिनिक सिम्टम्स नॉट रिवर्स, बट एट्रोपिन देने से निकोटिनिक सिम्टम्स रिवर्स नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ये लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नोट बना के ऐसे लिख दीजिएगा। टू बी स्टार्टेड अर्ली। अब प्रेलिडोक्सिम की बात करें तो मैंने बताया ना, एजिंग प्रोसेस होता है, उसको अवॉइड करने के लिए हमें ये बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है। नॉट यूजफुल इन कार्बामेट पॉइजनिंग, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। अब हमारे सिम्टम्स की बात हम करते हैं, ओके। तो हमारे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट डे एक्यूट पॉइजनिंग में क्या क्या होगा, मस्कैरेनिक सिम्टम्स, निकोटेनिक सिम्टम्स। मस्कैरेनिक का निमोनिक है एक डम्बल, डम्बल करके, डम्बल से D से क्या होगा, डायरिया, U से यूरिनेशन, मायोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया इज इंपॉर्टेंट,
यहाँ टेकिकार्डिया नहीं होता, ब्रेडिकार्डिया होता है। ओके, ब्रोंकोरिया, इमेसिस, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन। ब्रोंकोरिया क्या होता है? अब ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत सारे सिक्रीशंस होने लग जाती हैं हमारे लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, मेनली लैक्रिमेशन हो रहा है, सलाइवेशन हो रहा है, ठीक है, वही है। तो ये डम्बल्स एक निमोनिक है हमारा मस्करेनिक सिम्टम्स को याद करने के लिए। अब निकोटिनिक के क्या क्या है? इरिटेबिलिटी होती है, कंफ्यूजन होता है पेशेंट को, कन्वल्जन हो सकता है, मसल पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। इंटरमीडिएट सिंड्रोम 1 to 4 डे के बीच में क्या होता है? ये तो एक्यूट था ना, फर्स्ट डे लेस देन पहला दिन नहीं हुआ है, कंज्यूम करने के बाद तुरंत बाद क्या स्टार्ट होता है, ये उसके बारे में था। अब इंटरमीडिएट क्या होता है? फर्स्ट टू 4 डे प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस स्टार्ट होती है, क्रेनियल नर्व पाल्सी होती है। अब डिलेड सिंड्रोम की अगर हम बात करें, एक तो हमने स्टार्टिंग वाला पढ़ा जो मतलब कंज्यूम करते ही क्या होता है, उसके बाद हमने इंटरमीडिएट सिंड्रोम पढ़ा, उसके बाद हम डिलेड सिंड्रोम की बात करते हैं, 1 से 4 वीक के बाद पेशेंट के साथ क्या होता है। तो क्या होता है? डिस्टल न्यूरोपैथीज होती हैं, न्यूरोपैथीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं पेशेंट को। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पक्का एग्जाम में आता ही आता है। वैसे भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हमारे 75 मार्क्स के होते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। तो कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।